हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 16 के बारे में, जिसमें आज हम बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं और आज बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और आज का हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। और दोस्तों ये शाखाएं आपको जरूर याद रखनी है। यहाँ से आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि किस चीज़ का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में वन दरोगा वाली प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, नीचे की जो वीडियोज हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यही जो वन दरोगा का सिलेबस है दोस्तों, और कहीं भी अगर साइंस आती है तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और ये सभी प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन दोस्तों रक्त से संबंधित है। देखिए, रक्त का रंग लाल किसके कारण में होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। तो हीमोग्लोबिन से आप याद रख सकते हैं क्या, हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। ऐसे दोस्तों एक दो और लॉजियाँ होती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला है क्या हमारा डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किससे संबंधित है? डेंड्रोलॉजी से संबंधित है। अगला क्या है? ऊतकों का संवर्धन, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों के संवर्धन का अध्ययन टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। और ये टिश्यू कल्चर भी बहुत ही, टिश्यू मतलब क्या होता है? ऊतक। तो ऊतकों का संवर्धन कृत्रिम माध्यम से किसके अंतर्गत आता है? तो टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। अगला है विषाणुओं का अध्ययन किससे संबंधित है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। तो याद रखने आपको सबके सब क्या, हीमेटोलॉजी का संबंध किससे है? रक्त के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से है। टिश्यू कल्चर का संबंध किससे है? ऊतकों के संवर्धन के अध्ययन से है। और वायरोलॉजी का संबंध किससे है? विषाणुओं के अध्ययन से है। विषाणु वायरस से वायरोलॉजी, ऊतक को टिश्यू कहते हैं तो टिश्यू कल्चर, वृक्षों और झाड़ियों से आप डेंड्रोलॉजी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि मार्फोलॉजी क्या है? ठीक है, ऑप्शन है कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचना का अध्ययन, या जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो मार्फोलॉजी दोस्तों जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन ही हमारा मार्फोलॉजी कहलाता है। और इसी मार्फोलॉजी को हिंदी में दोस्तों आकारिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारिकी, जो कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो डायरेक्टली इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मार्फोलॉजी या आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए आरआरबी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एंड्रोलॉजी। तो मनुष्य का अध्ययन दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत होता है। क्या? एंथ्रोपोलॉजी। याद रखना दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के विकास या मनुष्य के विकास, उसके रीति रिवाज, उसके इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी में। तो पूरे मनुष्य का अध्ययन कि कैसे वो रहता है, कैसा उसका विकास है, कैसे उसके रीति रिवाज है, कैसे उसके इतिहास या परंपराएं हैं, इन सभी का अध्ययन हमारा आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मनुष्य का हमारा अध्ययन होता है। अगला है आर्कियोजूलॉजी। ठीक है, आर्कियोजूलॉजी क्या होता है या आर्कियोलॉजी भी हम इसे कहेंगे। पहले हम आर्कियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या होता है? जिसमें पुरातत्व संबंधी शाखा का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? आर्कियोलॉजी। क्या दोस्तों? आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी अध्ययन क्या किससे के अंतर्गत आता है? आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित मनुष्य के विकास का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया। आपने सुना होगा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि पुरातत्व डिपार्टमेंट के बारे में कहते हैं, या आर्कियोलॉजी के अंतर्गत। अगला है क्या? इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी में क्या किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इक्थोलॉजी में किया जाता है मछलियों का अध्ययन। और पुरुष के स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन एंड्रोलॉजी में किया जाता है। पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा हमारी एंड्रोलॉजी कहलाती है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो जंतु विज्ञान की एंथ्रोपोलॉजी शाखा जो होती है, एंथ्रोपोलॉजी का संबंध मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से, या मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध किसका है? एंथ्रोपोलॉजी का। मैंने आपको बताया था कि मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा आदि से संबंधित जो विषयों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा एंथ्रोपोलॉजी में ही किया जाता है। तो मानव जहां भी दिखेगा आपको, मानव जहां पे भी दिखेगा तो वहां पर आप एंथ्रोपोलॉजी को गैस कर सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन, देखिए निषेचन
यानी कि फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, विकास यानी कि डेवलपमेंट, विभाजन और विभिन्नता, डाइवर्सिटी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्या? भ्रूण विज्ञान, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो साइंस के नाम से इसे जाना जाता है। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है? शरीर की क्रिया विज्ञान और कारिकी का अध्ययन, फिजियोलॉजी यानी कि फिजिकल से संबंधित, यानी कि शरीर की क्रिया वगैरह वगैरह का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्रमागत उन्नति। तो क्रमागत उन्नति के अंतर्गत क्रम विकास, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन क्रमागत उन्नति, यानी कि क्रम, एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इसका जो अध्ययन होता है उसे क्रमागत उन्नति के किया जाता है। अगला क्या? आनुवंशिकी। आपको बताइए कि आनुवंशिकता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन हमारा आनुवंशिकता में किया जाता है, ठीक है, यानी कि आपकी जनरेशन, उसके बाद आपकी अगली जनरेशन में जो जो भी गुण समान होते हैं उन्हें हम आनुवंशिकता के अंतर्गत काउंट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो पौधों में बीमारियों का अध्ययन करने के लिए या पौधे जिस संक्रमण का सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। क्या? फाइटोपैथोलॉजी, यानी कि पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है, कि पौधों को रोग से कैसे बचाना है, उसको सुरक्षा कैसे करनी है, यही पूरा अध्ययन हमारा फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसी के तहत फिर बाद में कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि मृदा का अध्ययन, नॉर्मली ये पूछा है कि जीवित चीजों पर जो मृदा का प्रभाव होता है उसका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके तहत जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऐसे अगला क्या? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, पुरुषों में बांझपन जो होता है पुरुषों में, और यौन रोग जो भी समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन एंड्रोलॉजी, याद रखना, एंड्रोलॉजी में क्या? पुरुषों के बांझपन या उनके यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है, याद रखना आपको। या आप ये भी नोट कर सकते हैं कि पुरुषों के विशिष्ट रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंड्रोलॉजी के ही अंतर्गत किया जाता है। अगला है एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी में दोस्तों कृषि, एग्रीकल्चर मानिएगा क्या होता है? कृषि। तो एग्रोबायोलॉजी क्या है? कृषि में पौधों का पोषण कैसे होता है, कैसे उसका अध्ययन किया जाता है, कृषि के पौधों के जीवन का अध्ययन कैसे किया जाता है, यह हम एग्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और अगला होता है क्या? हमारा डेस्मोलॉजी। तो डेस्मोलॉजी में क्या होता है? हमारा एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है, स्नायुबंध का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो यही चीजें यहाँ पे भी लिखी गई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पुरुषों के विशिष्ट रोगों, या फिर हम कह सकते हैं पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों का संबंध किससे है? एंड्रोलॉजी से है। तो एंड्रोलॉजी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या क्या ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों क्या? पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। बायो इकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एस्टोकोलॉजी में क्रेफिस का अध्ययन किया जाता है। क्रेफिस किसमें? एस्टाकोलॉजी में, ठीक है। और डेस्मोलॉजी में शरीर की संरचना के अंतर्गत स्नायुबंध या लीगामेंट का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना आपको डेस्मोलॉजी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया था कि एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध, या जिसे हम बोलते हैं, या शरीर की संरचना के अंतर्गत जो हमारे लीगामेंट्स होते हैं, लीगामेंट्स जो अंदर होते हैं हमारे, उसका अध्ययन डेस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत यानी कि दोस्तों हमारा लीवर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है जो कि लीवर के उपचार और उसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी क्या? हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी का संबंध किससे है? लीवर से है। और हेप्टोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों लीवर यानी कि यकृत, और पित्ताशय की थैली जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज के साथ साथ उनसे संबंधित विकारों या उनके उपचारों का अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा था कि विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय थैली यानी कि पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर, और अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज के साथ साथ उसके उपचार और उपचार से संबंधित अध्ययन करती है या विकारों का अध्ययन करती है, किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो हेप्टोलॉजी। किसमें? हेप्टोलॉजी। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हेप्टोलॉजी, ठीक है। अगला इसमें देखिए, एक है हेल्कोलॉजी। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। अल्सर जो हमारी बीमारी होती है ना, अल्सर का अध्ययन हेल्कोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अगला है जेरिएट्रिक्स। तो जेरिएट्रिक्स में दोस्तों जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके स्वास्थ्य के संबंधित देखभाल का अध्ययन जेरिएट्रिक्स में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की
शाखा को दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है उसे वर्गीकरण विज्ञान यानी कि क्लासिफिकेशन साइंस कहते हैं। और इसके तहत वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत या जीवों के वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत जंतु और पौधों का अध्ययन किया जाता है। और ये जो जंतु और पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? कार्ल लिनियस के आधार ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर यह वर्गीकरण किया था। तो चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है, जिसके आधार पर इसने जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। याद रखना है, सिस्टमा नेचुरी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, अगला एक दो ऑप्शन और है। नोथोलॉजी। नोथोलॉजी क्या होती है? धार्मिक मानवीय प्रयास या ईश्वर शक्ति का अध्ययन जो होता है वो नोथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान क्या होता है? शरीर की रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन एनाटॉमी या शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी कहलाता है। अगला क्या है? सरोविज्ञान, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी भी कहते हैं। क्या लिम्नोलॉजी? इसके तहत नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, अर्ध भूमि और समुद्र के इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्र भूमि और जो भी चीज़ें हमारी समुद्र से अलग है उनका अध्ययन सरोविज्ञान या लिम्नोलॉजी में किया जाता है। ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण विज्ञान है, और जो पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान दोस्तों किसका? जानवरों का अध्ययन ही हमारा जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने बड़ा बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी की दो प्रमुख शाखाएं होती है दोस्तों, कौन कौन सी? जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी जंतु विज्ञान में किसका? जानवरों का अध्ययन किया जाता है। और जो दूसरी शाखा है बॉटनी, जिसे हम कहते हैं क्या? पादप विज्ञान, तो उसमें क्या किया जाता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी यानी कि जो हमारा जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और अरस्तु ने जंतु विज्ञान की ऊपर जो सबसे पहली पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक किसने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी। और दूसरा जंतु विज्ञान की या बायोलॉजी की जो हमारी दूसरी शाखा है जिसको हम बोलते हैं, एक तो क्या जंतु विज्ञान, दूसरा हो गया पादप विज्ञान। ठीक है, तो पादप विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वो थ्रायोफेस्टस को कहा जाता है। किसको? थ्रायोफेस्टस को पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और थ्रायोफेस्टस ने कौन सी बुक लिखी थी? उसने लिखी थी सिस्टमा प्लांटेरम। ठीक है, सॉरी, हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो हिस्टोरिका एनिमिलिया पुस्तक अरस्तु ने लिखी थी, जो कि जंतु विज्ञान या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। और हिस्टोरिका प्लांटिनम ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी थ्रेयोफेस्टस के द्वारा। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। आगे बात करते हैं। तो जंतु विज्ञान के अंदर हमारा जानवरों का अध्ययन किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। और इसी में जूलॉजी जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक लिखी थी। और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक थ्रायोफेस्टस को माना जाता है, जिसने हिस्टोरिका प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखी थी। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, इसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, वही लिखा गया, देखिए एस्कोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो पृथ्वी या जो जीवन या पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी, अगला क्या है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का अध्ययन कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन किससे संबंधित है? एंटोमोलॉजी से संबंधित है। अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। और अगला क्या है दोस्तों? पहले कॉन्टोलॉजी। ठीक है, क्या? पहले कांटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, जिसके अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ये सारे अध्ययन याद रखने हैं। एक्सोबायोलॉजी ये पृथ्वी पर स्थित मौजूद और पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की जो संभावनाएं हैं उसका अध्ययन करता है। अगला हमारा एंटोमोलॉजी जो कि कीटों का अध्ययन करता है। अगला है माइकोलॉजी जो कि कवकों का अध्ययन करता है। और अगला जो है हमारा जीवाश्म विज्ञान या पेल क्वांटोलॉजी, जिसके अंतर्गत प्राणियों और पादपों के विकासों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे ये क्या था? मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि जीव की जो भी आकृति है उसकी संरचना है या उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन हमारा मार्फोलॉजी या फिर आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि डॉट 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 तत्वों और मानव जैसी प्राणियों या प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुस आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये क्या जाता है?
प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत, क्या प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और अगला है क्या हमारा एथनोबॉटनी। ये वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, इसका अध्ययन किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मानव से संबंधित जो भी मानव जाति का समाजशास्त्र है उसका अध्ययन हमारा एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। तो मकड़ियों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहता है, आर्कनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, या आर्कनोलॉजी कहा जाता है। क्या आर्कनोलॉजी या आर्केनोलॉजी किसका अध्ययन कहा जाता है, मकड़ियों का अध्ययन कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कुछ और अध्ययन भी हैं जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्कनोलॉजी तो क्या है, मकड़ियों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के समाजशास्त्र का अध्ययन है, मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। इपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या इपिकोलॉजी किसका, मधुमक्खियों का अध्ययन। और अर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। ऐसी ही है साइनोलॉजी क्या है दोस्तों, कुत्तों का अध्ययन क्या साइनोलॉजी कहा जाता है। तो कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी, मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकोलॉजी और मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी। ऐसी कीटों का अध्ययन क्या कहलाता था, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता था। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन हमारा जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलेंडो या पैलेकाउंटोलॉजी कहलाता है। थोड़ा सा दोस्तों मेरी बायोलॉजी वैसे ही वीक है, मैं तो आपको क्वेश्चन के बेस पे ये सारी चीज़ें करवा दे रहा हूँ, तो आप फिलहाल इनको याद करते हुए चले, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली ही हैं। बायोलॉजी का जो टर्म्स हैं इनको याद ही करना पड़ता है। अगला है स्वरोलॉजी, किसका अध्ययन होता है। तो दोस्तों छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, स्वरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। किसका, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, स्वरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगला होता है हमारा एंटेमोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको आगे बताया यानी कि कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी में किया जाता है। अगला क्या होता है सर्पेंटोलॉजी यानी कि सांप। सर्पेंटोलॉजी का अध्ययन सर्पों के अध्ययन में सर्पेंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सांपों के अध्ययन में सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। सभी याद रखने हैं। और एपिकोलॉजी मधुमक्खी बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन डॉट लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते या अनुसंधान से तैयार करता है, क्या है। तो जो हमारा दोस्तों एथनोग्राफी है, मैंने आपको बहुत बार ये एथनोग्राफी के बारे में बता दिया, जो कि लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन तैयार किया जाता है तथा शोधकर्ता अध्ययन के विषय में देखने समाज के बारे में दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन है हमारा कि डॉट एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते या अनुसंधान से तैयार करता है, वो क्या है, एथेनोग्राफी है। क्या, एथेनोग्राफी है। और मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखना आपको, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी गई है। ऐसे दोस्तों इसमें कल्चरल रिलेटिविज्म का भी सिद्धांत दिया जाता है, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का सिद्धांत, जिसके तहत किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए या अन्य के मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने की बजाय, ठीक है। यानी कि उसके सांस्कृतिक सापेक्षतावाद में ये बात करते हैं। ऐसे ही होता है हमारा क्या, एथनोबॉटनी क्या होता है, वनस्पति विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें वनस्पतियों और लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो एथनोबॉटनी ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एथनोबॉटनी क्या है, एक शाखा है जिसके तहत वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, याद रखना, ठीक है। और अगला क्या है, एक कल्चरल जो रिलेटिविज्म है, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का सिद्धांत, जिसमें किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं का उसकी संस्कृति के आधार पर अध्ययन किया जाता है, ये है, ठीक है। तो याद रखना आपको। अगला क्या है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन दोस्तों हमारा आर्निथोलॉजी कहलाता है। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। क्या, आर्निथोलॉजी, क्या, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। एंटेमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है। और हर्पेटोलॉजी दोस्तों हमारा उभयचर या जो भी हमारे एम्फीबियंस होते हैं या सरीसृप होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं उनके वर्गों का अध्ययन करता है। तो याद रखना है, सबके सब याद रखना है। पक्षियों का अध्ययन हमारा ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक। ऑर्निथोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और उभयचर यानी कि एम्फीबियंस और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के वर्ग के अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते थे। तो प्राचीन काल में जानवरों का हो गया, पौधों का हो गया या फिर अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को दोस्तों हमारा जीवाश्म विज्ञान कहते थे। अब ये जीवाश्म विज्ञान को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेलेओंटोलॉजी, ठीक है, या पेलेओंटोलॉजी इसको कहा जाता है। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा जीवाश्म विज्ञान
ओटोलॉजी, पहली ओटोलॉजी या पहली ओंटोलॉजी ये कहा जाता है, ठीक है। तो जानवर, पौधे और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष, यानी जो भी अवशेष हैं, जीवाश्म अवशेष हम कहें या चिन्ह है, उसका अध्ययन जीवाश्म विज्ञान या पहली ओटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जब भी आप दोस्तों एग्जाम देंगे तो आपको एग्जाम में हिंदी या इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करने को आएगा। तो अगर बायोलॉजी में आपको हिंदी या इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो हिंदी का एक बार इंग्लिश वर्जन भी आप जरूर पढ़ लें, ऊपर से आप ऑप्शन चेंज करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे कि जानवरों, पौधों और अन्य जीवों का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है, तो हो सकता है इंग्लिश में पहली ऑटोलॉजी हो ऑप्शन में, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको यहाँ पे आएगा यार हाँ अन्य जीवों अवशेष है या चिन्ह है, तो यहाँ पे जीवाश्म होगा। तो ऐसे करके भी आप गैस करके इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो दोनों वर्जन आप पढ़ते हुए चलें। आगे बात करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, देखिए कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को हम जीवाश्म विज्ञान या पहली ऑटोलॉजी कहते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा, एक नृ विज्ञान, जिसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान, इसको नृ विज्ञान भी बोलते हैं। और आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, ये मैंने आपको बताया था, पुरातत्व से संबंधित या मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने से संबंधित होता है। और औषधि विज्ञान होता है क्या, फार्मेकोलॉजी, तो इसका संबंध जड़ी बूटियों के अध्ययन से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जड़ी बूटियों के अध्ययन से फार्मेकोलॉजी। अगला क्वेश्चन कि पैलिएंटोलॉजी का संबंध किससे है, ठीक है। तो पैलिएंटोलॉजी मैंने आपको बताया भी था कि पौधों से संबंधित, सॉरी पैलिएंटोलॉजी ये जीवाश्मों से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। पैलिएंटोलॉजी क्या हो जाएगा, जीवाश्मों से संबंधित होता है, ऊपर भी मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। अगला पादप विज्ञान या फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादप विज्ञान या फाइटोलॉजी में दोस्तों पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और पादप विज्ञान या फाइटोलॉजी जो होता है हमारा बॉटनी का एक पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हमारा पादप विज्ञान आता है, जिसके तहत हम पादपों का या पौधों का या प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। और ये वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थ्रियोफेस्टस हैं। तो पादप विज्ञान किसका अध्ययन करता है, पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के अंतर्गत ये हमारा पादप विज्ञान या फाइटोलॉजी आता है, जिसका अर्थ होता है चारागाह, घास या फिर चारा, याद रखना आपको। अगला ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ रहता है, तो ऑन्कोलॉजी दोस्तों हमारा कैंसर से संबंधित है, ठीक है। याद रखना आपको क्या, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है, जो कि कैंसर रोग में कोशिकाओं की जो हमारी अनियंत्रित वृद्धि होती है उसको रोकता है, ठीक है। और इसी को कर्क रोग भी कहते हैं। तो ऑन्कियोलॉजी का संबंध किससे है, कैंसर से है। किससे है दोस्तों, कैंसर से है। अगले कुछ टर्म है दोस्तों क्या, अस्थि शिशुरता, जिसे हम कहते हैं ऑस्टेओपोरोसिस, यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी या अस्थि भंग की प्रबल संभावना, एस्ट्रोजन स्तर में कमी, इसका क्या है सामान्य उदाहरण होता है। तो अस्थि शिशुरता, इससे जो प्रश्न पूछा जाता है कि उम्र संबंधी विकार कौन सा है, तो है अस्थि शिशुरता, जिसे हम कहते हैं क्या, ऑस्टेपोरोसिस। अगला क्या है दोस्तों, मधुमेह। मधुमेह के बारे में तो आप सभी लोग ने पढ़ा होगा। एक लंबी अवधि में या जिसे हम बोलते हैं शुगर, तो हाई शुगर की वजह से या हाई शर्करे की स्तर या शर्करा के बॉडी में बढ़ोतरी के कारण हमें मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। और यह अग्न्याशय के वीटा कोशिका से व्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। तो अग्न्याशय के वीटा कोशिका से जो हमारा इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है उसके कारण हमारा मधुमेह रोग होता है, ठीक है। मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वृक्क संबंधी विफलता, जिसे हम कहते हैं रेनल फेलियर, यानी कि वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरेमिया भी कहते हैं, जो बहुत खतरनाक और वृक्क की विफलता का मुख्य कारण होता है। मेनली यहाँ पे ऑन्कोलॉजी पूछा गया था, ऑन्कोलॉजी हमारा कैंसर से संबंधित होता है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन कि कवक विज्ञान क्या है, ठीक है। कवक विज्ञान यानी कि कवक माइकोलॉजी, कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि कवक विज्ञान या माइकोलॉजी क्या है, तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन मेनली हमारा माइकोलॉजी में आता है, ठीक है। और कवक विज्ञान या माइकोलॉजी में कवकों या कुकुरमुत्ता या राइजोप्स, म्यूस्कस आदि का अध्ययन किया जाता है। याद रखना आपको, कुकुरमुत्ता का अध्ययन किसमें आएगा, कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी में आएगा। अगला ऐसे दोस्तों एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, मैंने आपको बताया था। सूरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया था, भी बता दिया था। और इक्थोलॉजी में दोस्तों मछलियों का अध्ययन किया जाता था। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता था। सभी यहाँ पे इंपोर्टेंट है, सभी आप याद रख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो अभी बताया था आपको, कवकों के अध्ययन को हमारा माइकोलॉजी कहा जाता है, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ओनिरियोलॉजी का संबंध किससे है, ठीक है। तो ओनिरियोलॉजी सपने से इसका संबंध माना जाता है, यानी कि नींद से या सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन हमारा ओनिरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत मस्तिष्क के कार्यों के बारे में, सपने देखने और वर्तमान ज्ञात के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, किसके अंतर्गत, ओनिरियोलॉजी। किसका अध्ययन करता है, सपने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किसके विकास से संबंधित है, बता दिया था दोस्तों, सेरीकल्चर हमारा मधुमक्खी पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर, ठीक है। ऐसे एक होता है हमारा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किसके अंतर्गत, मत्स्य पालन का अध्ययन दोस्तों हमारा पीसीकल्चर के अंदर किया जाता है, क्या, मत्स्य पालन का अध्ययन, ठीक है। और वहीं देखिए दो चीजें, मछलियों का अध्ययन हमारा इक्थोलॉजी कहलाता है दोस्तों, क्या, इक्थोलॉजी। और मत्स्य पालन का अध्ययन हमारा पीसीकल्चर कहलाता है। ऐसे एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो मैंने आपको बताया। तो सेरीकल्चर
क्या सेरीकल्चर किसका है? मधुमक्खी पालन से संबंधित हमारा सेरीकल्चर, ठीक है। इसके अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों हमारा जहर, टॉक्सिक कहते हैं ना, टॉक्सिक यानी कि जहर, तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवों के ऊपर रासायनिकों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विश्व विज्ञान या टैक्सोलॉजी कहा जाता है। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया जैसे कि मैकेनिज्म, चिकित्सा, जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित होता है? तो टॉक्सोनॉमी मैंने आपको बताया था ये जहर से संबंधित होता है, और मुख्य रूप से टैक्सोनॉमी जो होता है हमारा, इसे विश्व विज्ञान बोलते हैं, और मूल रूप से यह जैव विविधता से संबंधित होता है, ठीक है, जैव विविधता से संबंधित होता है। बाकी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकीय विज्ञान, सॉरी दोस्तों दो चीजें हैं, एक होता है, एक तो हमारा टॉक्सिकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी को विश्व विज्ञान कहा जाता है, और अगला होता है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी कि नामकरण, आपने जो पढ़ा होगा ना कि कुत्ते को क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर भी हमारा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। टैक्सोनॉमी का मूल जो आधार होता है वो होता है वर्गीकरण विज्ञान, भी टैक्सोनॉमी को कहते हैं, यानी कि किस हिसाब से किसका वर्गीकरण किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी मूल रूप से हमारा जैव विविधता से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी वर्गीकीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरा के माध्यम से की थी। याद रखना सिस्टीमा नेचुरा किसकी है? लिनियस की पुस्तक है, मैंने आपको आगे भी बताया था, ठीक है। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय दिया जाता है। द्विनाम प्रणाली किसने दी थी? वह भी दोस्तों किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने ही दी थी। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द प्रथम वंश को तथा दूसरा शब्द उसकी जाति या स्पेसीज को दर्शाता है। जैसे आप कहते हैं मनुष्य का नाम क्या है? साइंटिस्ट, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। तो इसमें होमो क्या है? इसके प्राणी के नाम का प्रथम शब्द जो उसके वंश होमो, और सैपियंस इसकी जाति को दर्शाता है, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मैंने पहले बता दिया, जीवाश्म अध्ययन, जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है क्या? जीवाश्म अध्ययन, ठीक है, जिसके तहत जानवरों, पौधों, अन्य जीवों के अवशेषों या उसके चिन्हों का अध्ययन किया जाता है, और इसी को पैलियोटोलॉजी भी कहा जाता है क्या? पैलियोटोलॉजी भी इसको कहा जाता है, या पैलेंटोलॉजी भी इसको ही कहा जाता है। जीवाश्म में कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। मृत सजीवों के परिरक्षित अवशेषों को सतहों में पाया जाता है, इसे हम जीवाश्म कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य दोस्तों अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो बायो सिस्टमैटिक्स क्या है दोस्तों? तो बायो सिस्टमैटिक्स में अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। और ये मेनली हमारा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही हमारा बायो सिस्टमैटिक्स भी आता है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतु के वर्गीकरण को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी कि किस प्रकार से, यानी कि आप इसे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। टैक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन हम आगे वाले लेसनों में बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने आपको बता दिया था, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन हमारा ऊतक विज्ञान कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान या टिश्यू विज्ञान भी इसको कहते हैं, याद रखना आपको, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ में जो संबंध होता है उसको मेनली इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण और संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये सारे जो हमने कुछ लॉजियाँ पढ़ी दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, और पहले भी आपको यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे गए। मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चन बताए हैं या इससे संबंधित जो भी चीज़ें बताई हुई हैं, ये कहीं ना कहीं पुराने एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो आगे भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन हो गया, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन हो गया, ऐसे ही मछलियों का अध्ययन इक्थोलॉजी कहलाता है, या सपनों का अध्ययन ऑनिरियोलॉजी के अंतर्गत होता है। ऐसे ही जो हमारा विष या जहर का अध्ययन हमारा टैक्सिकोलॉजी में होता है। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, या फिर
इकोलॉजी जिसमें जानवरों और पर्यावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कुछ कुछ जो लॉजियाँ थी वो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, पार्ट 1 और 2 में, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, जो हमारे बहुत पहले जो वीडियो बनाई थी। ठीक है, बाकी ऐसे ही सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है, अर्कोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन हो गया, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी एथनोग्राफी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, ये चीज़ें भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, तो जानवरों और उनके पर्यावरण संबंधी संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर देखते हैं आगे दोस्तों क्या होता है। बाकी वीडियो में यार व्यूज ही नहीं आ रहे, तो वीडियो बनाने का उतना मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो तब थोड़ा अच्छा भी रहेगा, वरना फिर मुझे वैसे ही उत्तराखंड के मैं वीडियोज़ आजकल स्किप कर रहा हूँ आप लोगों के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी फर्ज़ बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।